भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में उथल पुथल मची है। आर्थिक इमरजेंसी के कारण हालात अब इस कदर खराब हो गए हैं कि जनता सड़कों से उठकर राष्ट्रपति भवन में पहुंच गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं। बेशक अपने सिद्धांतों के मुताबिक और अपने विदेश नीति के हिसाब से भारत ने इस मौके पर श्रीलंका को हर मदद का भरोसा दिया है, लेकिन भारत के एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान पर इस तरह के आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। आज के शो में बात कंगाल हो चुके पाकिस्तान की। ये है आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ दिन और चला तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। पाकिस्तान कैसे फंसा है चीन के कर्ज के भंवर में, डालेंगे इस पर निगाह। आज की खास बात जानेंगे कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर क्या कहते हैं जानकार। अगर ऐसी स्थिति पाकिस्तान में आ जाती है कि लोगों का शऊर जो है वो जाग उठता है, वो कहते हैं बस बहुत हो गया, हम अब कुछ करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक जन आक्रोश आ जाए, तो वहाँ तो बहुत बहुत खतरा है वायलेंस का। साथ ही दिखाएंगे कि पाकिस्तानी लड़की अफशी गुल का हिंदुस्तान में कैसे हुआ इलाज। और दिखाएंगे वायरल हुए पाकिस्तानी गायक सियाल खान का नेट पर धमाल मचा रहा गाना। साल 1958 की बात है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का तख्ता पलट हो गया और उसके बाद पहले सैन्य शासक बने फील्ड मार्शल अयूब खान। उन दिनों वो चीन की विस्तारवादी नीति से काफ़ी चिंतित रहते थे। अपनी चिंता को दूर करने के लिए साल 1959 में वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे JN दीक्षित ने अपनी किताब इंडिया पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस में अयूब खान के इस प्रस्ताव का विस्तार से जिक्र किया है। JN दीक्षित ने लिखा है कि अयूब खान ने 24 अप्रैल 1959 को जॉइंट डिफेंस पैक्ट यानी संयुक्त रक्षा समझौता का प्रस्ताव भारत के सामने रखा था। टोक्यो में तैनात पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद अली के हवाले से उन्होंने लिखा है कि उसी साल मार्च में दलाई लामा तिब्बत से भारत में शरण लेने के लिए आए थे। अयूब खान ने भारत को भी चीन की विस्तारवादी नीति से आगाह करते हुए प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर संयुक्त रक्षा समझौते के तहत चीन की इस नीति का मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि वो उनके क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का बलपूर्वक मुकाबला करेंगे और उसे विफल किया जाएगा। उसी तरह से भारत भी अपने क्षेत्र में घुसपैठ पर कार्रवाई करे। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भारतीय संसद में जवाब दिया कि हम पाकिस्तान के साथ एक जैसी रक्षा नीति नहीं चाहते। ऐसा करना पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन बनाने जैसा होगा। नेहरू इस समझौते को जम्मू कश्मीर पर सुलह सफाई की कोशिश के तौर पर देख रहे थे। JN दीक्षित लिखते हैं कि संभवतः भारत के इस फैसले को ठुकराने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती थी। आगे चलकर अयूब खान ने सितंबर 1959 में इस बात को स्वीकार भी किया कि जम्मू कश्मीर जैसे बड़े मसले को सुलझाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। बहरहाल इस बात को 7 दशक बीत चुके हैं और आज 7 दशक के बाद चीन और पाकिस्तान अपनी दोस्ती की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है और दोनों का दुश्मन नंबर 1 भारत बन गया है, हम बन गए हैं। आज इन दोनों देशों के लिए ऑल वेदर फ्रेंड्स और आयरन ब्रदर्स जैसी बातें उनकी मीडिया में कही जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या चीन की इस दोस्ती से सावधान रहना चाहिए? चीन की दोस्ती वैसी ही है जैसे हमारे इलाके में कहावत है कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगाया खिसके। चीन के साथ खासकर ये मसल तब और भी लागू होती है जब बात कर्ज की होती है, कारोबार की होती है और पैसों की होती है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ दिन और चला तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। पाकिस्तान भी फंसा है चीन के कर्ज के भंवर में और इससे पाकिस्तान को एहतियात बरतना चाहिए। श्रीलंका की हालत पिछले हम लोग कुछ दिनों में तो देख ही चुके हैं। श्रीलंका की इस हालत का सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ रहे क्रूड ऑयल के दाम है। क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के कारण श्रीलंका दुनिया से तेल नहीं खरीद सका क्योंकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी कमी आ गई थी। ठीक ऐसे ही हालात पाकिस्तान के हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा और भी कई कारण हैं।
जिनसे पाकिस्तान में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। एक बड़ी वजह पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें बहुत अधिक कमी आ गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून नाम के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2022 की बात हम कर रहे हैं, 30 जून को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 980 करोड़ डॉलर का बचा है। 24 जून को ये 1000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा था। इसमें 49 करोड़ डॉलर की कमी आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़्यादातर कमी बाहरी कर्ज और अन्य भुगतान को चुकाने के कारण हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की चिंता पाकिस्तान के राजनेताओं में भी है। हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि लोग चाय पीना कम करें, क्योंकि इससे कम चाय आयात करना पड़ेगा। लेकिन मुर्दे को गंजा कर देने से लाश का बोझ हल्का नहीं होता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती IMF है। पाकिस्तान को IMF से लोन की उम्मीद है, लेकिन कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के दबाव में पाकिस्तान ने कई चीज़ों के दाम बढ़ाए हैं। पाकिस्तान की महंगाई वहाँ के आर्थिक संकट के हालात बयां कर रही है। 1 जुलाई से नेचुरल गैस की कीमतों में 250 गुना बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान सरकार 660 अरब पाकिस्तानी रुपए वसूलना चाहती है। लेकिन क्या बतौर हिंदुस्तानी हमें इस बात से खुश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी से भारत की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। चीन के कर्ज के जाल में फंस चुके पाकिस्तान के साथ भले ही भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हों, लेकिन उसका बर्बाद होना भारत के लिए ही समस्या पैदा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हालात आज श्रीलंका में हैं, अगर वैसे हालात पाकिस्तान में बनते हैं तो चीन ही एक ऐसा देश होगा जो उसे और भारी भरकम कर्ज दे सकता है। इसके साथ ही चिंता इस बात की भी होगी कि पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की तरह चीन के साथ एक नौसेना बेस का सौदा कर सकता है। भारत का दुश्मन चीन नेवी के जरिए इतना करीब आ जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। चीन आज के दौर का सूदखोर महाजन बन चुका है और उसके सूद चुकाने में खेत गिरवी रखने वाले गरीब किसान जैसे हालात में श्रीलंका और पाकिस्तान ही नहीं हैं, जिन्होंने ऊंचे ब्याज दर के साथ कर्ज भी लिया है, लेकिन रिटर्न नहीं मिलने से वही कर्ज अब उनके गले की हड्डी बन गया है। सूदखोर चीन के कर्ज के भंवर में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव से लेकर बांग्लादेश तक और दुनिया के 165 देश शामिल हैं। रिसर्च लैब AID डेटा के रिपोर्ट के अनुसार चीन ने दुनिया के 165 देशों में 13,427 प्रोजेक्ट्स में 843 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है, जिसके लिए चीन के 300 से ज़्यादा सरकारी फाइनेंस संस्थाओं यानी बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने कर्ज दिया है। सबसे अहम बात यह है कि चीन ने सबसे ज़्यादा गरीब देशों को कर्ज दिया है और इसमें 42 देश ऐसे हैं जिनका चीन से लिया हुआ कुल कर्ज उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 10% से ज़्यादा पहुँच चुका है। श्रीलंका के मामले में ऐसी ही स्थिति है। श्रीलंका में 2021 में GDP करीब 81 अरब डॉलर की थी, जबकि उस पर चीन का करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज है। वहीं उस पर कुल देनदारी 45 अरब डॉलर की है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनेई, कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं। उसी तरह पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में से चीन के कर्ज की हिस्सेदारी 27% से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ चीन का कर्ज दूसरे देशों की तुलना में 3-4 गुना ज़्यादा महंगा होता है। AID डेटा की रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर चीन ने दूसरे देशों को 4.2% की ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दे रखा है, जबकि जापान, जर्मनी, फ्रांस, भारत जैसे देश 1.1% ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। इसके अलावा कर्ज की अवधि भी चीन ने काफ़ी कम रखी है। मसलन चीन ने ज़्यादातर देशों को 10 साल की अवधि के लिए कर्ज दे रखा है, वहीं जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश जो है 28 साल की अवधि के लिए कर्ज देते हैं। चीन की नीति यह है कि वो कर्ज देकर गरीब देशों को उनकी हालत पर छोड़ देता है। श्रीलंका की मिसाल अगर लें तो इस संकट में चीन ने न केवल श्रीलंका का साथ छोड़ दिया है, बल्कि कर्ज चुकाने में कोई राहत भी नहीं दे रहा है। ऐसे में महंगा कर्ज श्रीलंका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत के पड़ोसी देशों मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में कोविड-19 के दौर से पहले 150 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। इसमें सबसे बड़ा निवेश BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किया गया है। यही नहीं, चीन अब मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। चीन का इन देशों में पावर, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, पुल, हवाई अड्डों में प्रमुख रूप से निवेश हुआ है। इसके अलावा वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चीन के कॉन्ट्रैक्टर्स के पास हैं। इसी तरह चीन ने इन देशों के फाइनेंशियल सिस्टम में भी सेंध लगा दी है, जिससे चीन ने कराची और ढाका स्टॉक एक्सचेंज में भी हिस्सेदारी खरीद ली है। इसलिए पाकिस्तान को सावधान रहना होगा।
और आतंकवाद जैसी गतिविधियों में पैसा खर्च करने की बजाय पाकिस्तानियों के लिए जो है चाय पत्ती चीनी खरीदना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो उसके परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं और ये स्थिति भारत के लिए ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आवाज़ द वॉइस अंग्रेज़ी की संपादक आशा खोसा। आशा जी, हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में क्या बगावत जैसी स्थिति, बगावत हो गई, बिल्कुल लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। पाकिस्तान को लेकर के हमारी चिंता ज़्यादा है। पाकिस्तान अगर बर्बाद हुआ तो वहाँ पे तो आतंकवादियों का वो गढ़ है। वो भारत के लिए कैसी चुनौतियाँ पेश हो सकती हैं? क्या खास करके अगर कहें कि अगर वो पाकिस्तान अराजक हो गया आर्थिक रूप से तो क्या होगा? भारत की चुनौतियाँ कितनी गहरी होंगी? देखिए, किसी भी देश को फाइनेंशियली बर्बाद करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो हर एक देश में भरपूर अनाज होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, और दूसरे फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए, माने कि जेब में पैसा होना चाहिए कि हम दुनिया से जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम खरीद सकें। वो हम इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के केस में ऐसे हुआ। वहाँ पे अनाज की जो उपज थी वो बहुत कम हो गई, और ये चाइना ने जो किया उसके अलावा मैं बता रही हूँ, वहाँ से उपज बहुत कम हो गई। पाकिस्तान में भी ये हुआ और ये श्रीलंका में भी हुआ। और श्रीलंका में तो जो शासक आए थे उनको पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने वहाँ पे फर्टिलाइजर बैन कर दिए थे, केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर दिए थे। उसकी वजह, देखिए फर्टिलाइजर्स का अपना काम होता है, जब पूरे देश के लिए आप अनाज उगाते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर आपको चाहिए होते हैं, तो उससे उनकी जो क्षमता थी अनाज पैदा करने की वो बहुत कम हो गई, तो खाने के लाले पड़ गए। और दूसरा जो पहले उनके यहाँ टेररिज्म हुआ और उसके अलावा फिर कोविड आ गया, तो वहाँ की जो श्रीलंका की मतलब जो इकोनॉमी चलती थी वो मेनली टूरिज्म पे बेस्ड थी, और टूरिज्म उनका ठप हो गया। ये हुए एक्स्ट्रा जो उनके फैक्टर्स थे। बेसिक बात जो है, उनकी जो डाउनफॉल की शुरुआत हुई है वो चाइना ने जब उनको कर्ज दिया, उनका एक पोर्ट ले लिया क्योंकि वो कर्ज की अदायगी नहीं कर सके। तो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी में कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए। जब आपने पैर ज़्यादा फैला दिए और एक मक्कार सूदखोर के सामने, तो आपकी हालत यही होगी। फिर भी जो श्रीलंका है दैट इज़ मच बेटर, बिकॉज वहाँ पे हाइब्रिड सिचुएशन नहीं है। तभी आपने कल देखा कि बहुत लोगों में गुस्सा था, वो राष्ट्रपति के घर में घुस गए, प्रेसिडेंट के घर को आग लगा, प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दी, लेकिन कोई भी वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन खुदा न खास्ता इससे बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। अगर वहाँ कुछ हो गया तो वहाँ इतना पीसफुल नहीं होगा। हमें मालूम है वहाँ पे आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, प्रो गवर्नमेंट, प्रो दिस फैक्शन, प्रो दैट फैक्शन, एंटी इंडिया, एंटी चाइना। तो वहाँ दुनिया भर के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हाइब्रिड ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर भी ग्रुपबाजी है, उनके पास भी हथियार है। तो अगर ऐसी स्थिति पाकिस्तान में आ जाती है कि लोगों का शऊर जो है वो जाग उठता है, वो कहते हैं बस बहुत हो गया, हम अब कुछ करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक जन आक्रोश आ जाए, तो वहाँ तो बहुत बहुत खतरा है वायलेंस का। और जैसे आपने बताया, अपने भाषण में भी आपने बोला कि वहाँ पे एटॉमिक उनके पास न्यूक्स पड़े हैं। हाँ। उनका क्या होगा वो एक बहुत ही चिंता की बात है। वो सिर्फ भारत के लिए तो है ही, पूरे विश्व के लिए वो चिंता की बात है। अच्छा, ये चाइना की क्या नीति है, विस्तारवादी नीति? क्या ये एक नया साम्राज्यवाद हम मान सकते हैं इसको, कि पहले तो श्रीलंका में हम्बन टोटा लिया, फिर उधर ग्वादर पर भी इन्होंने अपना एक बेस बनाने की कोशिश की, तो क्या ये भारत को घेरने की रणनीति है, या दुनिया भर में कुछ अलग ही किस्म का? कराची स्टॉक एक्सचेंज में खरीद लिया हिस्सेदारी, ढाका जो एक्सचेंज है उसमें भी खरीद लिया, तो ये चाइना की क्या ये वित्तीय साम्राज्यवाद मान लें हम इसको? देखिए मंजीत, जैसे हम अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में हम आम लोग, मैं कह रही हूँ इंडिया के, हम चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। हमारी रिसर्च बहुत कम है चाइना के बारे में। लेकिन जो करगिल में जो लद्दाख में हमारे साथ हुआ, उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च करना सबने शुरू कर दिया, और इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे जो चाइना के एथनिक लोग हैं, हान जिसको बोलते हैं, हान लोग जो होते हैं, उनका ये मानना है, उनका ये यू नो दैट दे बिलीव इन दैट कि हम बहुत सुपीरियर लोग हैं और हमें पूरी दुनिया पे राज करना है।
जैसे आतंकी लोग कहते हैं कि हमारा राज होना चाहिए पूरे, वैसे हान लोग भी समझते हैं कि हम राज करने के लिए दुनिया पे बने हैं। ये उस मानसिकता से पूरी दुनिया पे छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन पे राज करना चाहते हैं। ये तो देखिए हमारे आसपास जो हो रहा है, ग्वादर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कराची एक्सचेंज में उन्होंने की, बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास जिसकी हमें जानकारी है। आप सुन के हैरान होंगे कि पूरे अफ्रीका पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, वित्तीय रूप से उन्होंने कर्जा कर रखा है। छोटे छोटे देश है, उनको बहुत सारा कर्जा दे दिया, वो चुका नहीं पाएंगे तो उनकी ज़मीनें हथिया लेंगे। तो ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो भी है वो एक सागर माला सी बनाना चाहते हैं पूरे दुनिया में कि जहाँ से चाइनीज़ कहीं से कहीं आ जा सके और उनका जो है डोमिनेशन हो उस रूट पे। तो कुल मिला के पाकिस्तान तो उसमें फंस गया है, लेकिन वो अपनी नीयत से फंसा है क्योंकि वो पाकिस्तान किसी से रिश्ते निभाने जानता नहीं है। उनकी कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत फ्लॉड है। लेकिन चाइना ओवरऑल दुनिया में एक पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। उनका विजन क्लियर है कि हमें कब्जा करना है। और उधर से उन्होंने वेस्ट को क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग सारी जो है अपने हाथ में ले ली। तो ऐसा था, अगर आप कुछ 2 दशक पहले जाएंगे तो सब कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चर करें, हमें साबुन बनाना है तो हम अपना साबुन बनाएंगे। लेकिन कुछ वेस्ट के देश जो है जो इतने एडवांस हो गए, उन्होंने कहा नहीं अभी हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनाएंगे, ये कोई और हमारे लिए बनाए। हमारे यहाँ पोल्यूशन भी होता है और हमें लोग भी उनके कम हो गए, नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ हमें और लोगों को देनी नहीं है, हम बाहर से मंगवाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, आउटसोर्स कर दिया। तो चाइना ने उसका भरपूर फ़ायदा लिया। पूरे दुनिया को आप अब अमेरिका जाइए, आप अब कनाडा जाइए, कहीं जाइए, यूरोप के किसी देश में जाइए, आप कोई भी चीज़ वहाँ उठाएंगे मेड इन चाइना होगी। अब कोविड जब ये पैंडेमिक फैला उसके बाद पूरे देशों को कुछ अक्ल तो आई है कि हम कर क्या रहे हैं। तो लेकिन अब उसको ऑफसेट करते करते, उसको कम करते करते या उसको ख़त्म करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें भारत को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसीलिए नहीं कि चाइना डाउन चला गया है, भारत की एक कंसिस्टेंट नीति रही है। भारत सबसे रिश्ते निभाने जानता है, जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। पाकिस्तान तो कहता है अच्छा तुम मेरे से लड़ाई कर रहे हो तो मैं उससे दोस्ती कर लेता, अच्छा तुमने भी किया फिर मैं उससे जाता। वो कुछ जिसे बता ना ढुलमुल नीति, हाँ आपने सही बोला हिंदी का लफ्ज़, मैं उसको कहने वाली थी। एक इंटरिम से अरेंजमेंट करते हैं वो फॉरेन रिलेशंस में भी। भारत ऐसा नहीं करता। भारत कहता तुम्हारा उससे झगड़ा है, मेरा तुमसे भी दोस्ती है, मेरा इससे भी दोस्ती करने की मंशा है। दैट गोज अ लॉन्ग वे इन आपकी छवि बनाने में और आपको मदद करने में। जो हमने कोविड में देखा, कोविड एक पूरे दुनिया के लिए एक लेसन था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई होगी। अच्छा, क्या ये हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि सारे दुनिया भर के देशों में सामान जो है वो मेड इन चाइना मिलता है, कोविड भी मेड इन चाइना है, तो क्या उससे दुनिया के देश थोड़ा सावधान हुए उससे? बहुत ज़्यादा। देखिए उससे तो स्थिति ही बदल गई है। जो क्वाड बना है, क्वाड स्ट्रांग हुआ है, भारत की जो स्थिति, लोग अब पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रहा है कि अरे भैया तुम ही कुछ हमारे लिए कर दो। तुम्हारे पास देखिए हमारे पास पॉपुलेशन है, वी आर ए वेरी रिसोर्स रिच कंट्री, और हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी ट्रेन मैन पावर है। अभी तक हम पे किसी का ध्यान नहीं जाता था क्योंकि चल रहा था, काम चल रहा था। चाइना बना के उनको अपने मोहतात कर रहा था, पूरे दुनिया को अपने अंडर कर लिया था क्योंकि हम वो चीज़ें बनाते थे जो कि वेस्ट को चाहिए थी और उनसे लेते थे। अब वेस्ट को थोड़ा दिमाग हिलाया, अरे ऐसे कैसे चलेगा, ये कोविड हो गया, अभी तो कोविड भेजा है इसने, और उसके बाद ये उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करने दिया ढंग से, और कितनी देर उन्होंने छुपा के रखा। चाइना ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी आके कुछ भी रिपोर्ट करके, चाइना में आप नहीं जा सकते, वहाँ के लोग भी बात नहीं कर सके। तो पहली बार जो वेस्ट को झटका लगा है कि नहीं, चाइना के बारे में कुछ करना पड़ेगा, हम चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो उससे भारत की जो है स्थिति मजबूत हो रही है। पाकिस्तान अगला श्रीलंका न बन जाए, इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे पहले ये नियत होनी चाहिए कि हमें श्रीलंका नहीं बनना है। फिलहाल तो वो किसी में वो नियत नहीं दिखती। वहाँ इतनी पॉलिटिकल उथल पुथल मची हुई है कि सब कह रहे हैं कि मैं इसको गिराऊं, वो कह रहा है कि मैं इसको गिराऊं, और सब ने अपने बच्चे जो है जिसके पास पैसे हैं, और सब वहाँ के एलीट जो हैं वो सब पैसे वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है, चाहे सेटल होने चाहे पढ़ने के लिए। उन्होंने एक घर जो है ना, उन्होंने एक हाइड आउट जिसको बोलते हैं, वो बाहर खरीद लिया है। और उस स्थिति में देश का क्या होगा, वो ज़्यादा संकट की बात है। मैं तो ये कहूँगी कि श्रीलंका में चाहे उनके पास पैसे नहीं हैं, श्रीलंका इज स्टिल बेटर केस देन पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका वाले अपने देश को ओन करते हैं।
पाकिस्तान वाले देश को ऑन ही नहीं करते। वो एकदम जैसे कहते हैं ना, ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इमरान खान अपनी दुकान चला रहा है, शहबाज शरीफ अपनी दुकान चला रहा है, उनके आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। अब ये देखिए, जो पाकिस्तान इस समय फेस कर रहा है, इट्स ए नेशनल क्राइसिस। इसमें से उभरना तभी होगा जबकि कम से कम फॉरेन रिलेशंस और इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी पे एकजुट होंगे ये लोग। वो है नहीं। सब लोग, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कराने जा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं चक्का जाम कर दूंगा, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं नहीं मैं इसको अंदर कर दूंगा, ये झूठ है। जो और बाजवा जो हैं, जो आर्मी चीफ है, उनकी अपनी दुकान चल रही है। तो इट्स ए डिवाइडेड नेशन। तो ऐसे में इनकी नीयत ही नहीं है कि हम कुछ करें। वो तो जिसको कहते हैं ना, डे टू डे अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आज कर्जा मिल गया, आज उसका कर्जा वापस कर देते हैं। अब इस समय वो फंसे हुए हैं क्योंकि IMF इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद देम। IMF उनको बिल्कुल ढील नहीं दे रहा है। जो अभी नेगोशिएशंस हुई थी उसमें कोई ज़्यादा ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। वो एक दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चटमंगनी पर शादी हो जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए भी उसकी वजह से आसान नहीं होगा। तो आशा जी कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जो लूट लाओ कूट खाओ वाले हिसाब से बाहर निकले और एक स्थायी वित्तीय इंतज़ाम अपने देश के लिए करे। मेरी सलाह तो यही है कि बम बंदूकें खरीदना बंद करो, चाय पत्ती, दूध, चीनी वगैरह खरीदो। उससे लोगों को चाय पीने की मिलेगी। फिर मंत्री को ये नहीं कहना पड़ेगा कि चाय मत पियो। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू। और आज हम आगे बढ़ते अपने कार्यक्रम में और देखते हैं कि आगे क्या है। पाकिस्तान भारत को लेकर हमेशा दुश्मनी का भाव रखता है। उसने भारत में आतंकवादी भेजे, आतंकवादी घटनाएं अंजाम दी, हमसे लड़ाइयाँ की। बेशक भारत ने हर बार युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाई है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने अपना बड़ा दिल भी दिखाया है। मोहब्बत का संदेश देने में हम लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम नाकारा हैं, बर्बाद हैं। ऐसे में बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो भारत इलाज कराने के लिए आते हैं, और उनमें ही एक हैं अफशी गुल, जिन्हें हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने ठीक कर दिया है। आज की पॉजिटिव स्टोरी में एक कहानी अफशी गुल की। पाकिस्तान की वो लड़की अफशी गुल अजीब बीमारी से ग्रस्त थी। 13 साल की इस लड़की की गर्दन 90 डिग्री पर मुड़ी हुई थी, लेकिन भारत आई तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी मुड़ी हुई गर्दन हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने ठीक कर दी है। उसका इलाज दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में हुआ है। अपनी इस बीमारी की वजह से अफशी न तो कभी स्कूल जा पाई और न ही कभी अपने दोस्तों के साथ खेल पाती थी। डॉक्टर कृष्णन के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। लड़के का नाम था महेंद्र अहिरवार। तो उसकी जो है ना, वो यूट्यूब पे वीडियो थी सर्जरी की। तो उसको मैंने देखे, फिर डॉक्टर से रब्ता किया मैंने। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इसका वीज़ा होगा। वो हमें जो है सारा कुछ डॉक्टर ने गाइड किया। तो डॉक्टर ने गाइड किया, फिर हम चले आए। अफशी के पिता एक साधारण मजदूर थे और उनकी मौत 2 साल पहले 2020 में हो गई। लेकिन 2 साल पहले ही वो अपने परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण भी छोड़ गए थे। अफशी के सबसे बड़े भाई मोहम्मद याकूब कुंवर ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल के स्पाइन सर्जन डॉक्टर राजा गोपालन कृष्णन के बारे में सुना, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक बच्चे की सर्जरी की थी। अफशी के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए याकूब ने पैसे जुटाए। आखिरकार पिछले साल नवंबर में याकूब और अफशी दिल्ली आए और डॉक्टर कृष्णन से मिले। Actual diagnosis in the neck was a chronic, neglected, severe atlantoaxial dislocation. That is the C1 vertebra along with the skull tipping over the C2 vertebra, dropping to the left side and rotated 90 degrees. So I don't think I have seen such a severe fixed deformity. And she had spinal cord compression and cervical myelopathy. Cervical myelopathy means compression of the spinal cord leading to neurological dysfunction or deficit in the upper and lower limbs, depending on where the site of compression is. डॉक्टर कृष्णन ने अफशी का ऑपरेशन मुफ्त में किया। इसी साल 28 फरवरी को हुए ऑपरेशन में 6 घंटे लगे और खुशी की बात यह है कि बच्ची की गर्दन अब सीधी हो गई है। First stage was putting her in halo gravity traction. So she had a ring round the skull with pins going into the skull and weights attached to it.
when she was lying in bed, weights attached to a bed pulley system, and then when she sat in a wheelchair, weights going through an overhead pulley. So we kept her in traction with gradual distraction and monitoring her clinical and neurological status. Nothing went wrong, for which we are very thankful. After a few weeks, we repeated the scan, which showed that the rotation had diminished, decreased significantly. So from 90 degrees, it had reduced about 60 degrees. And the problem is the dropped head didn't correct as much as I would have wanted. I expected this because in a growing child, after 12 years, the bones adapt. This applies to any part of the body. So she had bony adaptive changes which prevented adequate repositioning of the skull on C2 and the trunk. Second step was the second surgery to release the sternocleidomastoid muscle, which takes origin from the sternum and the inner or medial 1/3 or half of the clavicle collarbone, and then inserts in the mastoid process behind the ear. You can actually see it contracting when I turn the head. So I modified conventional procedures. Rather than just releasing them at the origin and the insertion, I took out segments, a couple of centimeters top and bottom. The idea behind this was we can't stop the dystonia, but remove the fulcrum so that even if the lever arm keeps contracting, it can't pull on anything. It's been detached above and below. So scans later showed that the deformity was further corrected. So I decided to proceed with surgery, which happened on the 28th of February. I had a long discussion with the family on the Sunday before the surgery. I told them the possible risks. She could die during the surgery, she could die afterwards. She could have infection, she could have further neurological deficit, but over and above all that, the risk of death was high. They understood, and they wrote me a message which I think touched my heart. The family asked, if she does die, how will we get the body back to Pakistan? And I decided I'll do the best to make sure she doesn't die on the table. हालांकि उसको कुछ समय तक गले में एक ब्रास पहनना होगा ताकि गर्दन सीधी बनी रहे। अगले कुछ महीनों तक डॉक्टर कृष्णन और उनकी टीम बच्ची की सेहत पर निगाह बनाए रखेंगे। अपशी के मामले ने साबित किया है कि पड़ोसी देश दुख दर्द के वक्त एक दूसरों के घावों पर कैसे मरहम लगा सकते हैं। आवाज द वॉइस, नई दिल्ली। बात पाकिस्तान की चली है तो आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे संगीतकार की कहानी जिन्होंने रबाब पर बॉलीवुड का संगीत बजाया और इंटरनेट सनसनी बन गया। पाकिस्तान में आज़ादी के लिए लड़ रहे इलाके बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सियाल खान ने संगीत से दिल जीत लिया है। यह सोचकर ही कितना अटपटा लगता है कि पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का छात्र बॉलीवुड गानों और संगीत वाद्य यंत्रों का दीवाना हो सकता है। यह वीडियो सियाल खान के बारे में है, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला वीडियो बनाकर इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह युवा रिबाब वादक खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं और वर्तमान में संगीत की दुनिया पर राज कर रहे हैं। वह न केवल पाकिस्तान से बल्कि भारत और उससे सटे अफगानिस्तान और ईरान से भी सबसे कम उम्र के रिबाब वादक हैं। सियाल खान ने जब 14 जून को इंस्टाग्राम पर रिबाब की धुन पर मेरे हाथ में पोस्ट किया तो उनके फैंस झूम उठे। उनके हालिया गाने को ट्विटर पर अब तक करीब 2 लाख व्यूज मिल चुके हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर करीब 13,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सियाल खान न केवल अपने देश में बल्कि देश के बाहर भी विदेशों में लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जश्न आज़ादी के कार्यक्रम में हिस्सा लेना मत भूलिएगा। पुरस्कार काफ़ी आकर्षक है।
ये प्रतियोगिता शुरू हो रही है 15 जुलाई 2022 से और आखिरी तारीख है लेख भेजने की 5 अगस्त। ये ज़रूर याद रखिएगा। आज दीजिए विदा मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।